गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल नैनो नोट्स में आप सबका स्वागत है। आज हम मुगल कालीन स्थापत्य कला और संस्कृति के बारे में देखेंगे, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक, उसके बाद हम इसके मुगल कालीन संगीत और समाज और चित्रकला के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक जो है आज मुगल कालीन का भारत का पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मुगल काल को उसकी जो बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है। मुगल कालीन की जो स्थापत्य कला है वो मध्य एशिया की इस्लामी शैली और भारतीय कला का मिश्रित रूप देखने को मिलता है इसमें, जिसमें फारस, मध्य एशिया, फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल और जौनपुर की आदि स्थानों की जो परंपराओं का मिश्रण है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? मुगल कालीन स्थापत्य कला हीरे और जवाहरातों से इसकी जड़ावत की गई है। इसकी जो बिल्डिंगें बनी हैं उसमें हीरे और जवाहरातों की जड़ावत है, मतलब हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं, ठीक है। इसको पित्रादुरा तकनीक कहा जाता है और महलों तथा विलास भवनों में बहते पानी का उपयोग किया गया है, ठीक है। बाबर के समय में स्थापत्य कला कैसी थी इसके बारे में देखते हैं। मुगल कालीन स्थापत्य कला काल की शुरुआत बाबर के समय से मानी जाती है। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1529 में एक मस्जिद बनवाई थी। इसके अतिरिक्त बाबर ने रुहेलखंड में संभल की जो जामी मस्जिद है, ठीक है, तथा आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई थी एवं ज्यामितीय विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया था, जिसे नूर अफगान नाम दिया था उसने। हुमायूं के काल में स्थापत्य कला कैसी थी देख लेते हैं। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह, ठीक है, विश्व का शरण कहा जाता है, शरण स्थल कहा जाता है, दीन पनाह नामक एक नगर का निर्माण कराया था दिल्ली में, जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है। आप सबने नाम सुना होगा। इसके अतिरिक्त हुमायूं ने हिसार जिले में फतेहाबाद नामक स्थान पर एक फारसी शैली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेर शाह के बारे में देखते हैं, इनके समय में कैसी थी, ठीक है। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नाम से एक नए नगर की नींव डाली थी। शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नाम से एक नए नगर बसाया था इसने। और यद्यपि इसके जो अवशेषों के रूप में अब लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा ही देखने को मिलता है, ये इसके अवशेष हैं, लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा, ठीक। 1542 में शेरशाह ने दिल्ली के जो पुराने किले के अंदर किला एक कुहना नामक मस्जिद बनवाया था और उसी परिसर में शेर मंडल नामक एक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण कराया था, ठीक है। किंतु शेरशाह की सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है बिहार के सासाराम में, जो कि आधुनिक रोहतास जिले में पड़ता है, ठीक है, के स्थान पर झील के बीच में ऊंचे चबूतरे पर स्थित उसका जो मकबरा है उसे माना जाता है, जिसमें भारतीय और इस्लामी निर्माण कला का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अकबर के समय में पहली जो इमारत बनी थी दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा है। यद्यपि इसके निर्माण में इसका कोई हाथ नहीं था, इसको अकबर ने नहीं बनाया था, लेकिन ये इसके शासनकाल में बनी थी। हुमायूं का मकबरा के बारे में देखते हैं। यह ज्यामितीय चतुर्भुज आकार के बने उद्यान के मध्य एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। 4 बाग पद्धति में बना हुआ प्रथम स्थापत्य स्मारक था। ये 4 बाग पद्धति में बना हुआ है। हुमायूं के जो मकबरे का निर्माण है 1565 में हुमायूं की जो विधवा बेगा बेगम ने कराया था, उनको हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। दोहरी गुम्मद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। इसमें 2 गुम्मद बने हुए हैं। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ है। वैसे भारत में जो पहला बाग युक्त मकबरा वो सिकंदर लोदी का मकबरा है, लेकिन जो 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में किया गया था, ठीक है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। पूर्वगामी मतलब ताजमहल इसके कुछ पद्धतियों से प्रभावित है या प्रेरित है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोग कौन कौन से, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बट एक बार देख लेते हैं। कौन थी? उनकी पत्नी थी बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेटी बेगम है, जो दारा शिको हैं, जहांदार शाह फर्रुख शेर, रफ़ी उद्दर जात, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय,
दिल्ली को जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर और उसके जो 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट एक बार हमने आप लोग के जानने के लिए, नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख दिया है इतना, ठीक है। इस मकबरे का जो निर्माण है अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मिर्ज़ा ग्यास की देखरेख में करवाया था। इसको भी ज़्यादा बस एक बार देख लीजिए। इस मकबरे की जो विशेषता है, संगमरमर से निर्मित इसका जो विशाल गुम्बद और द्विगुम्बदीय प्रणाली थी। ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि हुमायूं के काल में कैसी स्थापत्य कला में कैसी तकनीकी का प्रयोग होता था। मुगल कालीन एकमात्र मकबरा है जिसने मुगल वंश में सर्वाधिक लोग दफनाए गए। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, जैसे कि आगे देखा। अकबर कालीन इमारतों में मेहराबी और शहतीरी शैली का समान अनुपात में प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली? मेहराबी और शहतीरी शैली। अकबर के काल में फारसी शैली का हिंदू और बौद्ध शैलियों के साथ सम्मिश्रण हुआ है, ठीक है। फारसी शैली हिंदू और बौद्ध शैली के साथ सम्मिश्रण हुआ है, इसको याद रखना है, ठीक। अकबर की जो अधिकांश इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अकबर कालीन इमारतों को सुविधा अनुसार 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? जो आगरा में निर्मित इमारतें हैं और जो फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें हैं। आगरा कालीन जो आगरा में बनी इमारतों में बहुत थोड़ी बची हुई हैं, जिनमें अकबरी महल और जहांगीरी महल प्रमुख हैं, ठीक है, 2 ही बची हैं। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा में एक किला बनवाया था और जो आगरे के दुर्ग में जो निर्मित जहांगीरी महल की नकल ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है और इस महल में हिंदू और इस्लामी परंपराओं का समावेश मिलता है। अकबरकालीन इमारतों में गुम्बदों के प्रयोग से बचने का प्रयास किया गया है, गुम्बद नहीं बने हैं इसमें, ठीक है। फतेहपुर सीकरी जो इसकी में निर्मित जो इमारतें हैं उनके बारे में देखते हैं। इसने 1570 से 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था और वहाँ पे उन्होंने अनेक भवनों का निर्माण कराया, जिनमें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, धार्मिक और लौकिक। कुछ विशेषताएं देखते हैं। चापाकार एवं धारणिक शैलियों का समन्वय है। चापाकार एवं धारणिक शैलियों का समन्वय है। दीवाने आम और दीवाने खास लौकिक प्रयोग के लिए बनाए गए थे। दीवाने आम एक आयताकार प्रांगण था, इसी में बादशाह का सिंहासन रखा रहता था और इसकी जो मुख्य विशेषता है कि ये खंभे पर निकली हुई बरामदे की छत थी, ठीक है। यहाँ पे सारा इमेज लगाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये एक लिमिट होती है पेजेस की, ठीक है। तो आप लोग इसको जब पढ़िएगा तो उस चीज़ की इमेज आपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या फ़ोन में डाउनलोड करिएगा, उसके बाद उसको देखिएगा कि कैसा है, ठीक है। दीवाने खास एक घनाकार आयोजन था। इसके निर्माण में बौद्ध और हिंदू वास्तुकला की झलक मिलती है, बौद्ध और हिंदू वास्तुकला की झलक मिलती है, ठीक है। राजपूत रानी जो जोधाबाई का महल है फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल था और जो इस पर उत्कीर्ण अलंकारों की प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला से ली गई है। इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। फतेहपुर सीकरी का सर्वोत्तम महल है ये। पंचमहल या हवा महल, ये पिरामिड के आकार का 5 मंजिला था। नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर यह बनाया गया है। जामा मस्जिद को देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रभावोत्पादक इमारत थी ये। इसे फतेहपुर का गौरव कहा जाता था। संगमरमर की निर्मित इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में प्रशंसित किया है और इसको गुजरात की विजय की स्मृति में अकबर ने इस मस्जिद को ये दक्षिण द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाज़ा खड़ा करवाया था और जिसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है, ये याद रखना है, ठीक। 1585 में अकबर फतेहपुर सीकरी के स्थान पर लाहौर में निवास करने लगा था और वहाँ पर उसने लाहौर के किले का निर्माण कराया था। तो अबुल फजल, इसको एक बार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अबुल फजल ने अकबर की स्थापत्य कला में अभिरुचि की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क और हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहना दी। इसके अतिरिक्त अकबर ने अनेक इमारतों का निर्माण कराया। कौन सा है? तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, मरियम महल
बीरबल महल आदि। ठीक है, मरियम महल से मुगल चित्रकारी के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तुर्की सुल्ताना का जो महल है इतना सुंदर था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। स्थापत्य कला का मोती किसे कहा गया है? जो सुल्ताना का महल था। ठीक है, और फर्ग्यूसन ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। जहांगीर के समय में स्थापत्य कला कैसी थी? जहांगीर के समय में इस वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रशंसा मिली थी। फलस्वरूप उसके समय में बहुत ही कम इमारतों का निर्माण हुआ था। आगरा के पास सिकंदर में स्थित जो अकबर का मकबरा है, जिसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी किंतु निर्माण जहांगीर ने करवाई थी, 5 मंजिला पिरामिड के आकार में मकबरे की सबसे ऊपरी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है। और इसकी विशेषताओं के बारे में कुछ दिया हुआ है, आप लोग अगर मन हो तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने भी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग कराया था। ठीक, और उसके बाद देखते हैं कि रावी नदी के तट पर बनवाया था इसको, कई सारी अन्य इमारतों को इन्होंने जहांगीर ने। ठीक है, आगे देखते हैं शाहजहां के समय स्थापत्य कला। शाहजहां का जो काल है मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको माना जाता है? किसके काल को माना जाता है? शाहजहां के काल को। इसके अतिरिक्त यह काल संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल था। इस कला में संगमरमर जोधपुर के जो मकराना नामक स्थान से मिलता था, जो वृत्ताकार कटाई के लिए अधिक उपयुक्त होता था। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस काल की क्या है? नक्काशी युक्त या पर्णिला मेहराबें, बंगाली शैली में मुड़े हुए कंगूरे और जंगले के खंबे आदि। जंगले के खंबे, ठीक है, जंगले जो हैं खिड़कियों को कहा जाता था पहले का। आज से मतलब गांव वगैरह में जंगले को खिड़की को बोलते हैं, जिसमें पत्थर का खूब छेद छेद करके पूरा अच्छे से उसको नक्काशी करके बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, शाहजहां कालीन जो आगरा में निर्मित इमारतें हैं कौन कौन सी हैं? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है कि शाहजहां के काल को वास्तुकला के दृष्टि से स्वर्ण युग कहा है। आगरा के किले में स्थित जो दीवाने आम है वो संगमरमर से बनी शाहजहां के काल की पहली इमारत थी। इसके अतिरिक्त दीवाने खास तथा मोती मस्जिद संगमरमर से निर्मित अन्य इमारतें हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ पे ये पता चल जाता है कि आप ये देख लीजिए कि मोती मस्जिद किसने बनवाई और क्या कहते हैं दीवाने खास किसने बनवाया, तो ये किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, इससे जो SSC वगैरह के पेपर में या UPSC UPPCS के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शीश महल, खास महल, आगरे के किले, नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आदि पत्थरों से निर्मित अन्य प्रमुख इमारतें हैं। मोती मस्जिद अपनी पवित्रता एवं चारुता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। यह आगरे की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में सबसे सुंदर है और आकर्षक है। किससे निर्मित है? सफ़ेद संगमरमर से। ठीक, कौन सी एक दूसरी इमारत थी शाहजहां के काल की? आगरे की जो है जामी मस्जिद है, जिसे मस्जिद जहांनामा कहा जाता है। और इसे किसने बनवाया था? जो शाहजहां की बड़ी पुत्री थी जहां आरा ने बनवाया था। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद को शाहजहां ने अपनी राजधानी बनवाई थी। ठीक है, और इसी काल में जो कि 1648 में जो शाहजहानाबाद था उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था और इसी समय मुगल राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। शाहजहानाबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। पहले शाहजहानाबाद थी, फिर बाद में दिल्ली बना दी गई। ठीक है, और जब दिल्ली राजधानी बना दी गई तो वहाँ पे एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ था? 1648 में पूर्ण हुआ। किसने बनाया था? अहमद नामक शिल्पकार ने, हमीद अहमद ने शिल्पकार ने बनाया था। ठीक है, और इसका जो किले का जो पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? लाहौरी दरवाज़ा। इसको आपका ये हमारे देश की ये प्रसिद्ध इमारतें हैं, हमारी देश की पहचान है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए जिससे आप बता सकें कुछ।
और इसके दो दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। ठीक, दिल्ली के जो लाल किले निर्मित दरवाजे दीवाने आम की जो विशेषता थी, इसके पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ जहां विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था और कुछ चित्रों पर यूरोपीय शिल्पकार का प्रभाव दिखता है। इसके अतिरिक्त दीवाने आम में स्थित रंग महल का जाली में न्याय की तराजू में भी यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। कोस्ट में बने कुछ चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है। ठीक है, ताजमहल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला। औरंगजेब को ललित कलाओं में रुचि नहीं थी, फिर भी उसके काल में कुछ इमारतें बनी थी। औरंगजेब कालीन प्रमुख इमारतों में दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोस्दी मस्जिद पूर्ण संगमरमर से बनी हुई है, लाहौर की बादशाही मस्जिद 1674 में बनी तथा राबिया बीबी का मकबरा प्रमुख है। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में 1678 में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया था, जिसे बीबी का मकबरा के नाम से कहा जाना जाता है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक, या जो जहां आरा की कब्र की बात करते हैं, ये कब्र शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के दक्षिण में जालीदार संगमरमर के पर्दों सहित एक बिना छत का घेरा बना हुआ है और जो कब्र के खोखले ऊपरी भाग पर घास रहती है। ठीक है, और उसके बाद ये सब इतना वो नहीं है, बट हमने बना दिया है। आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है तो आप लोग एक बार देख लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट आता है, लास्ट टॉपिक हमारा है दरगाह कुतुब शाह। ठीक है, तो दरगाह कुतुब शाह जो है कुतुबुद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र जो दिल्ली में स्थित है कि पश्चिमी दीवार में औरंगजेब ने रंगीन टाइल जड़वाई थी और इस कब्र के जो आसपास का क्षेत्र है कालांतर में कब्रिस्तान के नाम में परिवर्तित हो गया है। जो कुतुब साहिब के अहाते में दफनाए गए प्रमुख लोगों में शामिल थे। कौन कौन थे? बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय ने भी अपने लिए यहाँ कब्र बनवाई थी, लेकिन बाद में वो रंगून चला गया था, जिसके कारण उसकी कब्र जो है खाली ही पड़ी रह गई। तो ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक बार को पढ़ लीजिए जिससे ओवरऑल आपको एक अंदाज़ा रहे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है मुगल कालीन चित्रकला। देखते हैं मुगल कालीन चित्रकला क्या थी। मुगल कालीन चित्रकला जो कि न्यू हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी, जिन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया था। ठीक है, मीर सैयद अली हेरात के जो प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? राफेल। जो मीर सैयद अली हेरात के जो प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद थे, इनको पहले का राफेल कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल समद ने जो कृतियां तैयार की थी उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई, जैसे गुलशन चित्रावली में, जो कि गुलशन चित्रावली में संकलित हैं। अकबर ने मुगल कालीन चित्रकला को एक सुव्यवस्थित रूप दिया। उसने चित्रकारी के लिए अलग विभाग खोला था। ठीक है, आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। कौन कौन से थे अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में? दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास, अब्दुल समद। ठीक, जो मुगल कालीन चित्रकला में मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे जो प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगल कालीन चित्र संग्रह है वो कौन सी है? हज़्मनामा, जो दस्ताने अमीर हमजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में करीब 1200 चित्र का संग्रह है। ठीक है, और इसमें लाल, पीले, नीले, कासनी और काले रंग के छपाके मिलते हैं। ठीक है, इसमें विशेषता क्या थी? हज़्मनामा की विशेषता क्या है? हज़्मनामा जो विजातीय या विदेशी पेड़ पौधों, उनके रंग बिरंगे, यही आपको ध्यान रखना है। ये सब आप खाली एक दो ध्यान रख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। बाकी आपको जो ध्यान रखना है वो अकबरकालीन चित्रकला की विशेषताएं, आप एक दो चित्रकारों का नाम भी याद कर लेंगे तो कोई आपको मेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो विदेशी या विजातीय पेड़ पौधे और उनके रंग बिरंगे फूल पत्तों, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियों, साजो सामान के साथ साथ स्त्री आकृतियों एवं अलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी एवं उत्तर भारतीय चित्रकला के लक्षण मिलते हैं यहाँ पे। जो मुल्ला अलाउद्दीन कज़वीनी ने अपने ग्रंथ नफाइसुल माहिर में हज़्मनामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज कहा था, ठीक है। अकबर के काल में चित्रकला कौन कौन सी थी? अकबर के शासनकाल में नज़्मनामा एक और पांडुलिपि तैयार की गई थी, ठीक है। अकबर ने दसवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार तथा उसकी कृति रज़्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा था, ये ध्यान रखिएगा। अब्दुल समद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रज़्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया था। अबुल फजल द्वारा जो लिखित चित्रकारों में फारूक बेग को छोड़कर जो अन्य सभी चित्रकारों ने इन महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को तैयार करने में सहयोग दिया। दसवंत बाद में मानसिक रूप से विचलित हो गया और उसने 1584 में आत्महत्या कर ली थी। इसकी दो अन्य कृतियां मिलती हैं, कौन कौन सी हैं? खानदानी तैमूरिया और तूतीनामा, ठीक है। बख्तावर अकबर के समय का जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों जैसे रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण में सिद्धहस्त था। अकबर के शासनकाल में पहली बार भित्ति चित्रावली की शुरुआत हुई थी। भित्ति चित्रावली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अकबर के। अकबरनामा के चित्रों में यथार्थता एवं विश्वसनीयता की जो स्वानुभूति भावना दृष्टिगोचर होती है वह अन्यत्र कहीं नहीं होती। इनके चित्रों में पेड़ पौधे, वन्य जीवों और भूदृश्यों का जीवंत चित्रण मिलता है, ठीक है। जो बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है, एक कृशकाय मतलब दुबले पतले घोड़े के साथ एक मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। रज़्मनामा के अतिरिक्त प्रमुख चित्रित पांडुलिपि है रामायण और अकबरनामा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जहांगीर के समय की चित्रकला कौन कौन सी है? जो जहांगीर के समय के जो चित्रकार थे वो कौन थे? बिशनदास, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन, ठीक। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता था। और जो जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना कराई थी। फारूक बेग जो अकबर के समय मुगल चित्रशाला में प्रवेश किया था, हो रहा था फारूक बेग, ठीक है। जहांगीर के समय में उसने फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। और जहांगीर ने जो अपने अग्रणी चित्रकार बिशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। और उसने शाह, उनके अमीरों तथा उनके परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाया था, ठीक है। तो उस समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? ये देखिए, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। बादशाह ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल असरर और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असरर और नादिर उल जमा अबुल हसन की उपाधि दी थी। उसके बाद उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ था, प्रसिद्ध चित्रकार था, मतलब पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। जबकि अब्दुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों और अनोखे पुष्पों के अनेक चित्र बनाए थे उसने। उसकी महत्वाकांक्षी कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला, सारस और बंगाल का एक पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब्दुल हसन ने तुझके जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था, तुझके जहांगीरी के लिए चित्र बनाया था। शाहजहां के काल में चित्रकला कैसी थी? शाहजहां के समय आकृति कैसी थी? चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में उन्नति हो गई थी। उसको दैवी संस्करण में अपने चित्र बनवाना अधिक पसंद था।
उसके समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे फ़कीर उल्लाह, मीर हासिम, मुरार, हुनर मोहम्मद नादिर, अनूप और चित्रा प्रमुख थे। ठीक है। औरंगजेब के समय में चित्रकारी कौन सी? औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानकर बंद करवा दिया था। ठीक है। और उसने अपने शासनकाल में अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसने कुछ लघु चित्र बनवाए थे, जैसे शिकार खेलते हुए, दरबार लगाते हुए, युद्ध करते हुए प्राप्त होते हैं। ठीक है। जो मुगल चित्रकार थे उस समय पे औरंगजेब के शासनकाल में अन्यत्र जाकर बस गए थे, जहाँ पर अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास होता है। तो मनुची इसीलिए कहते हैं कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था। ठीक है। जो अकबर के काल में चित्रकला सबसे बड़ी विशेषता थी, ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली का प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों में त्रिविनीतीय प्रभाव आ गया था, मतलब कि 3D प्रभाव आ गया था। जहांगीर के काल में शिकार, युद्ध, दरबार के दृश्यों, अकबर काल में भी दरबार के दृश्य बने थे, के अलावा व्यक्ति चित्रों या छवि चित्रों तथा प्राकृतिक दृश्यों, पशुपालन, पशु पक्षियों आदि के चित्रों को बनाने की विशेष प्रगति हुई थी। ठीक है। जो मुगल कालीन चित्रकारों में मुस्लिम धार्मिक गाथाओं पर चित्र बनाने में संकोच किया, परंतु हिंदी पौराणिक गाथाओं और ईसाई धर्म की कहानियों से संबंधित विषयों पर चित्र बनाया गया था। अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा करते हुए लिखा है, चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन होता है। ठीक है। तो मुगल कालीन कुछ चित्रकारों के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं के काल के कौन से थे? मीर सैयद अली, अब्दुल समद। और अकबर काल के थे अग्रणी चित्रकार दसवंत थे। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर, पक्षी विशेषज्ञ थे। तथा इनको मिली थी उपाधि कौन सी? नादिर उल असर। अबुल हसन व्यक्ति जो थे वो व्यक्ति चित्र में सिद्धहस्त थे, इनको नादिर उल जमा की उपाधि मिली थी। ठीक है। जो मुगल कालीन कुछ विशिष्ट चित्र कौन कौन से हैं? एक कृष्णकाय पेड़ के साथ एक मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र, जो कि बसावन ने बनाया था अकबर के काल में। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक चित्र है, जो कि फारूक बेग ने बनाया था जहांगीर के काल में। जहांगीर के आदेश पर बिशन दास गोवर्धन और अबुल हसन का एक सामूहिक चित्र तथा अपना भी एक चित्र किसने बनाया था? दौलत ने। साइबेरिया का एक बिरला सारस उस्ताद मंसूर ने बनाया था। बंगाल का एक अनोखा पुष्प जो है उस्ताद मंसूर ने बनाया था। ड्यूटर के संत जॉन पॉल की तस्वीर अबुल हसन ने बनाया था। तुझके जहांगीर के मुख पृष्ठ के लिए अबुल हसन। लंदन की लाइब्रेरी में एक चित्र उपलब्ध है, जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अपनी मुद्राओं में चित्रित हैं। इसे अबुल हसन की कृति माना जाता है। ठीक है। अब ये वीडियो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम बनाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। अगले लेक्चर में हम मुगलकालीन संगीत के बारे में, समाज के बारे में और धार्मिक मान्यताएं क्या थी उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू सो मच।